हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेसबॉर्न केमिस्ट्री के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को क्लियर करने जा रहे हैं। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर की बात होती है तो बगैर क्रियात्मक समूह के कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं होता है। यानी यूं कहें कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्रियात्मक समूह के बगैर नहीं किया जा सकता। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में ये बताने वाला हूं कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ये किस तरीके से कंपाउंड के कैरेक्टर्स को प्रभावित करते हैं और इनका एक सीक्वेंस ऑर्डर या प्रायोरिटी ऑर्डर, कुछ लोग सीनियरिटी ऑर्डर भी कहते हैं, वो क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रियात्मक समूह क्या होता है। देखिए, कोई यौगिक है, जैसे मैं एक कंपाउंड को ड्रॉ कर देता हूं CH3 CH CH3 CH3, दैट्स आइसोब्यूटेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन। तो यहां पर ये जो मैंने कंपाउंड लिया है ये आइसोब्यूटेन है। यदि इस आइसोब्यूटेन में, यह हाइड्रोकार्बन है, इस आइसोब्यूटेन में इस हाइड्रोजन परमाणु का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, मतलब इसको हटा दिया जाए, किसके द्वारा? एक परमाणु के समूह के द्वारा। देखिए, और वो परमाणु का समूह कौन सा है? वो है OH। यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटा करके और इसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे OH लगा दूं तो यही कंपाउंड इसमें बदल जाएगा। जबकि इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका कॉमन नेम हो जाएगा टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात यहां हम नामों की नहीं कर रहे हैं, बात यहां पर कर रहे हैं कैरेक्टर्स की, लक्षणों की बात कर रहे हैं। इस OH समूह के जुड़ने से ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के गुणों में रात दिन का अंतर आ गया। बात की जाए इस सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन आइसोब्यूटेन की, तो ये स्मेल लेस होता है, गंध रहित होता है। ऐसा होता है, ये एल्केन कैटेगरी है, गंध रहित है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। लेकिन इस एल्कोहल की यदि बात करें, एल्कोहलों में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से स्मेल होती है, वो एल्कोहलों में ही होती है और वो इसमें है। मतलब पहले इस कंपाउंड में स्मेल नहीं थी और अब इसमें स्मेल आ रही है, तो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? OH। तो यहां पर ये कैसा होता है? ये गंधीय होता है, मतलब इसमें एक स्पेशल स्मेल होती है। बात करें वाटर सोल्यूबल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन वाटर सोल्यूबल नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, ये पानी में नहीं घुलते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अन्य किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि ये अध्रुवीय अणु होते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ये कैसा होता है? जल के अंदर अविलेय होता है, घुलता ही नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड की यदि बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहां पर ये जो OH समूह है ये जल के साथ में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और इस वजह से यहां पर ये टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल पानी में विलय होता है। तो ये कैसा होगा? ये विलय होगा। इस तरीके के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें
डिफरेंस आ जाता है। सवाल यह है कि इन गुणों के अंदर ये जो परिवर्तन हुआ है ये किस वजह से हुआ? ये हुआ है इस OH समूह की वजह से। तो यहां इस OH समूह को ही हम कहेंगे क्रियात्मक समूह। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उसके लक्षणों के लिए, उसके गुण धर्मों के लिए उत्तरदायी हो, वही क्रियात्मक समूह कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस यौगिक में गुण धर्मों के लिए उत्तरदायी हो, वही क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह जिसे इंग्लिश में हम फंक्शनल ग्रुप यानी FG कहते हैं। देखिए, ये तो बात हुई FG यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब बात ये करते हैं कि ये क्रियात्मक समूह एक ही होता है या और भी बहुत सारे होते हैं? तो स्टूडेंट्स, क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। मेटालिक केटाइन्स भी हो सकते हैं क्रियात्मक समूह के रूप में, अन्य कोई ग्रुप या कोई एटम भी हो सकता है। बट जनरली जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी क्रियात्मक समूह हैं, ऐसे हम लगभग 20-22 क्रियात्मक समूहों के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो क्रियात्मक समूह हैं, इनको कैसे लिखें, कैसे याद करें? इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH Cl CH2 CH OH CH2 COOH। ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है और इससे जुड़े हुए ये कुछ क्रियात्मक समूह है। एक तो ये रहा, इसके कारण से भी इसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। एक क्रियात्मक समूह ये है, इसकी वजह से भी इस कंपाउंड के यानी इस हाइड्रोकार्बन के कैरेक्टर्स बदल सकते हैं। और एक क्रियात्मक समूह ये है। तो इस पूरे हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर 3 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। नामकरण की ये जो IUPAC सिस्टम है, इसके अंतर्गत एक इस तरीके की रिकमेंडेशन की गई कि जब इस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा CH3 CH CH2 CH CH2, ये जो चेन है, इस चेन का जब नाम लिखेंगे वो तो सही है, लेकिन इन क्रियात्मक समूह का नाम कैसे लिखेंगे? जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन की ये चेन हो गई, तो जनरली इसको हम ब्यूटेन बोल दें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन बोल देंगे। बट इसमें जो ये क्रियात्मक समूह प्रेजेंट हैं, इन क्रियात्मक समूहों को कैसे लिखें? इसके लिए IUPAC ने एक रूल बनाया, और वो रूल ये बनाया कि यदि जितने भी जो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, उन क्रियात्मक समूहों में से यदि कोई क्रियात्मक समूह प्रायोरिटी में यानी वरीयता सूची में ऊपर आता है, टॉप पर आता है, तो उस क्रियात्मक समूह का नाम कंपाउंड के नाम से एंड में लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। वहीं पर यह भी बताया गया कि यदि कोई क्रियात्मक समूह वरीयता सूची में लोवेस्ट आता है, नीचे आता है, तो उसका नाम कंपाउंड के नाम से पहले लिख दिया जाएगा। अब इस रूल से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमें यदि क्रियात्मक समूहों की ये जो वरीयता का क्रम है, सीक्वेंस जो है, वो यदि याद नहीं होगी, तो ये पता कैसे लगेगा कि किसका नाम तो एंड में लगाया जाएगा और किस कंपाउंड का नाम जो है क्रियात्मक समूह का नाम पहले लिखा जाएगा। तो रिजल्टेड हम ये कह सकते हैं
कि भाई आपको ये क्रियात्मक समूहों की एक टेबल जो मैं बताऊं वो याद कर लेनी चाहिए। ये आपके 11th क्लास के साथ साथ 12th एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जेईई मेंस एग्जाम में, इसके अलावा और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको क्रियात्मक समूह वाले किसी मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का नाम पूछा जाता है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट क्रियात्मक समूहों की वरीयता सूची के आधार पर एक टेबल। याद रखिए मैंने बताया कि इस टेबल को आप इसी क्रम में याद करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और देखते जाएंगे कि इस टेबल में क्रियात्मक समूह का नाम जब पहले लिखा जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा पूर्व लग्नक यानी प्रीफिक्स। और यदि क्रियात्मक समूह का नाम एंड में लिखा जाएगा तो उसे बोला जाएगा अनुलग्नक यानी सफिक्स। तो ये भी मैं साथ साथ लिखते रहूंगा, आपको बारी बारी से देखते जाना है। तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये जो एक कॉलम हम बना लेते हैं इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे। यहां क्रियात्मक समूह का नाम लिख देंगे और यहां पर हम लिख देंगे क्रियात्मक समूह का फॉर्मूला क्या होगा वो लिख देंगे और यहां पर उसके लिए सफिक्स क्या आएगा, सॉरी प्रीफिक्स क्या आएगा वो लिख देंगे और इसमें लिख देंगे सफिक्स। ये हमने टेबल बना दी। सबसे पहला जो कॉलम है प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर, यहां पर मैं लिख देता हूं नेम ऑफ एफजी। एफजी बोले तो फंक्शनल ग्रुप। यहां पर हम लिखने वाले हैं फॉर्मूला। ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर उसका प्रीफिक्स क्या होगा वो आएगा प्रीफिक्स। हिंदी में इसको हम पूर्व लग्नक बोलते हैं। पूर्व लग्नक जो नाम से पहले लगता है। और यहां पर आएगा सफिक्स और इसे हम बोलते हैं अनुलग्नक। क्या बोलते हैं इसे? अनुलग्नक। ये एंड में लिखा जाएगा, पीछे लगेगा। तो स्टूडेंट पहले क्रम पर यदि कोई क्रियात्मक समूह आता है, वैसे तो बहुत सारे और मेटालिक केटाइंस होते हैं वो भी प्रायोरिटी में टॉप पर आते हैं, बट मैं जनरली जो ज्यादा यूजफुल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो हम यहां पर प्रायोरिटी पे टॉप पर लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला इस तरीके से दर्शाया जाता है। यदि किसी यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है, क्रियात्मक समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बट कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ इससे भी वरीयता सूची में ऊपर आने वाला कोई और क्रियात्मक समूह है, जैसे कि मेटालिक केटाइंस होते हैं, लिथियम आयन, अमोनियम आयन, इस तरीके के कोई आयन प्रोजेक्ट हैं वो और आते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इस प्रकार के कंपाउंड है नहीं। पर जनरली इस तरीके से यदि कोई केटाइन प्रोजेक्ट है तो प्रायोरिटी में इससे भी ऊपर आ सकता है, और जब वो उससे ऊपर आएगा तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम पहले लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा पहले? जब इससे भी ऊपर और कोई क्रियात्मक समूह आ जाएगा। तो जब इसका नाम पहले लिखा जाएगा उस केस में क्या लिखा जाएगा? तो यहां पर हम इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सी।
और मान लीजिए किसी कंपाउंड में केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल ही टॉप का फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर लगाया जाएगा सफिक्स अनुलग्नक, और अनुलग्नक के रूप में इसका लगाया जाता है ओइक एसिड। ओइक एसिड इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अब हम दूसरे नंबर वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। दूसरे नंबर की फंक्शनल ग्रुप जो है वो आती है सल्फोनिक एसिड। कौन सा ग्रुप है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। सल्फ्यूरिक एसिड से हम एक OH समूह को हटा देते हैं तो बचता है SO3H, उसी को हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं SO3H। SO3H। और इसके लिए जो पूर्वलग्नक काम में लेते हैं वो आता है सल्फो। इसका जो अनुलग्नक आता है सफिक्स से वो होता है सल्फोनिक एसिड। क्या आता है? सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो वो जो फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम लिखते हैं एसिड का एनहाइड्राइड। बोला जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बोले तो किसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक जल के अणु को बाहर निकाल देते हैं। जैसे यहां पर एसिड आया, कौन से एसिड की बात हो रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड इधर भी है, ये रहा। कितने अणु हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के? 2। इन 2 अणुओं में से एक जल बाहर निकल जाएगा, OH और H, H2O वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा इस कार्बन से। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? RC++O OC++O R, ऐसे बन जाएगा। और इस प्रकार का यदि कोई फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट है तो उसे हम एसिड का एनहाइड्राइड यानी एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। और इसको हम लिखते हैं RC++O OC++O R, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए इसका कोई पूर्वलग्नक नहीं होता। जिस कंपाउंड में ये प्रेजेंट होता है तो इसकी वरीयता में और ऊपर आने वाला कोई कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होगा। अदरवाइज यदि प्रेजेंट होगा तो फिर उसमें निर्जलन पॉसिबल नहीं होगा, यानी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए इसका कोई पूर्वलग्नक नहीं है, यूज नहीं हम करते हैं। बट इसका सफिक्स जो होता है वो आता है ओइक एनहाइड्राइड। इसका सफिक्स क्या काम में लेते हैं? ओइक एनहाइड्राइड काम में लेते हैं। चौथे नंबर पर जो क्रियात्मक समूह है उसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं RCOOR से। आप चाहे तो इस R को हटा सकते हैं, इसमें कार्बन R बोले तो एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब है इसमें कार्बन कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ऐसा ये एल्किल ग्रुप है जो एल्केन से आया है। इसको यहां पर पूर्वलग्नक के रूप में जो वर्ड काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं, देखिए ये जो समूह है इसको तो बोलते हैं कार्बोनिल और इस ग्रुप को बोलते हैं एल्कोक्सी। ये ईथर वाला ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी और ये है कार्बोनिल। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोला जाएगा इसको? एल्कोक्सी कार्बोनिल। लेकिन इसका सफिक्स क्या आएगा? तो इसका सफिक्स आएगा एल्किल
नोएट। इसका सफिक्स क्या लिखा जाएगा? एल्किल, एल्के, नोएट। इस तरीके से ये चौथे नंबर वाला हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो एस्टर हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 पे कौन आएगा? तो नंबर 5 पे आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, जहां भी एसिड की बात होगी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH आया है, OH, उस OH का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाएगा हैलोजन से। यानी एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों के डेरिवेटिव हैं एक तरीके से। इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम? C डबल बॉन्ड O और यहां पे अक्स। अक्स बोले तो हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी यहां पे हो सकता है। इसको क्या बोला जाएगा? देखिए, इसको तो हम बोलते हैं हैलो और इसको बोलते हैं कार्बोनिल। तो इसके लिए परफिक्स क्या आएगा? हैलो कार्बोनिल, हैलो कार्बोनिल। और इसे यहां पर क्या बोला जाएगा? सफिक्स के रूप में। सफिक्स के रूप में से बोलते हैं ओयल हैलाइड। क्या शब्द काम में लेते हैं? ओयल हैलाइड, ये काम में लेते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? तो वो हमारा एमाइड यानी कि एसिड एमाइड है। एमाइड या एसिड एमाइड एक बात है, ये भी अम्ल का ही एक डेरिवेटिव है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह हटा दिया गया है और उसकी जगह पे NH2 लगा हुआ होता है। इसको ऐसे लिखते हैं CONH2। इसको क्या बोलते हैं? इसको कार्बामोयल बोलते हैं। पूर्वलग्नक के रूप में क्या बोलते हैं? कार्बामोयल। पूर्वलग्नक होता है कार्बामोयल। और यहां पर इसका सफिक्स क्या होता है? तो इसका सफिक्स होता है एमाइड। एमाइड जो है इसका अनुलग्नक होता है। 7 नंबर की क्रियात्मक समूह की बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर का क्रियात्मक समूह होता है, उसको हम लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल लिखते हैं। नाइट्राइल जो होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं CN, जहां पर ग्रुप के या इधर पेरेंट चेन के साथ में जो परमाणु जुड़ेगा वो कार्बन होगा। कार्बन जुड़ेगा, पेरेंट चेन के साथ में कार्बन जुड़ेगा तो इसका नाम नाइट्राइल होगा। और यदि इसको पूर्व लग्नक के रूप में यूज करना पड़े तो शब्द कौन सा काम में लेंगे? साइनो। साइनो शब्द काम में लेंगे। और यदि इसको मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में काम में लेना पड़े तो इसका सफिक्स जो यूज होगा वो कौन सा होगा? वो होगा नाइट्राइल। नाइट्राइल ही लिखा जाएगा सफिक्स के रूप में। अब बात करते हैं 8 नंबर पे कौन सा आएगा? तो 8 नंबर पे स्टूडेंट इस नाइट्राइल का उल्टा यानी आइसोनाइट्राइल आएगा। 8 नंबर पे जो आएगा आइसोनाइट्राइल आएगा। आइसोनाइट्राइल को हम लिखते हैं NC। तो नंबर 8 पे मैं लिख देता हूं आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल को कैसे दिखाया जाएगा? इस तरीके से MC, मतलब उल्टा लिख दिया, यानी इस बार पेरेंट चेन से नाइट्रोजन परमाणु बॉन्डेड होगा। इसका प्रीफिक्स क्या यूज होता है? इसका प्रीफिक्स यूज होता है आइसोसाइनो। आइसोसाइनो यूज होता है। और यदि सफिक्स की बात करें तो ये यूज होता है आइसोनाइट्राइल। क्या यूज होता है? आइसोनाइट्राइल यूज होता है। अब यदि बात करें 9 नंबर के क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी में 9 नंबर पर हम कौन सा क्रियात्मक समूह लिखें?
तो 9 नंबर वाला क्रियात्मक समवाय होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखते हैं, CHO मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऐसे होता है। और ये जो कार्बन होता है ये पेरेंट चेन यानी कि मूल श्रृंखला के साथ में जुड़ा रहता है। इसके लिए पूर्वलग्न क्या काम में लेते हैं, देखिए इसके लिए पूर्वलग्न काम में लेते हैं हम फॉर्मिल। कुछ जगह पर इसके लिए एल्डो शब्द भी काम में होता है, एल्डो वो भी यूज होता है। लेकिन यदि इसका सफिक्स यूज करना पड़े तो हम काम में लेते हैं एल यानी एल शब्द काम में लेते हैं। इसके बाद में 10 नंबर पे जो क्रियात्मक समूह आता है उसका नाम है कीटोन। और कीटोन के लिए जो फॉर्मूला हम देते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी यहां पर कोई आर समूह या फिर और भी कोई समूह जुड़ा हो सकता है, चाहे वो आपका एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। लेकिन RCOR इस तरीके से यदि कोई कंपाउंड रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो कीटोन होगा। इसके लिए जो शब्द काम में लेते हैं पहले लगने वाला वो होता है ऑक्सो। इसके अलावा कुछ जगह पर इसको कीटो भी काम में लेते हैं और इसके लिए सफिक्स काम में लिया जाता है ऑन, ONE। इसे वन नहीं पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि हमारा 11 नंबर पर कौन सा क्रियात्मक समूह आता है। तो 11 नंबर पर जो क्रियात्मक समूह आता है वो है अल्कोहल। अल्कोहल को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसकी ये वाली जो वैलेंसी है ये पेरेंट चेन से पूरी होती है और ऑक्सीजन से बॉन्डेड होती है। यदि ये पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाएगा, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। और यदि इसको सफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा OL, ओल। ये जो मैं एल, ओल से पहले ये जो डैश लगा रहा हूं, इस डैश से तात्पर्य है कि इन नामों को रूट वर्ड यानी पेरेंट चेन में जोड़कर नाम दिया जाएगा, मतलब जोड़ दिया जाएगा, इनको शामिल कर दिया जाएगा। इसलिए ये माइनस का साइन नहीं है, ये डैश का साइन है। मतलब क्या है कि इनको किसी और नाम में शामिल करके फिर नाम बनाया जाएगा। 12 नंबर पर जो कंपाउंड आता है, ये सॉरी फंक्शनल ग्रुप जो आता है वो होता है थायो अल्कोहल। इसको हम ऐसे लिखते हैं SH। यहां पर पेरेंट चेन से सल्फर जुड़ा होता है। इसके लिए पूर्वलग्न जो काम में लेते हैं वो होता है मर्किप्टो शब्द काम में लेते हैं और इसका सफिक्स जो होता है वो होता है थायोल काम में लेते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट इनको आप क्रम से इसी क्रम में याद करते चले जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं 30 नंबर पे कौन सा क्रियात्मक समूह आता है। तो 30 नंबर पे आता है अमाइन, एमीन या अमाइन। एमीन जो होता है ये 1 डिग्री भी होता है भाई, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। सबके केस में ऐसे नाम आएगा IUPAC में। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको हम लिखते हैं N और N के साथ में या तो H जुड़ा होगा या फिर कोई R जुड़ा होगा, 2 जुड़े हुए हो सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि या तो यहां पर होगा NH2 या फिर होगा NH या फिर एक R NHR2, ऐसे हो सकता है। NH2 यदि होगा NH2 तो ये 1 डिग्री एमीन होगा, NHR होगा तो ये 2 डिग्री एमीन होगा,
और NR2 होगा तो ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। मेरा मतलब है कि नाइट्रोजन की ये 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से या फिर एल्किल समूह से पूरी होती है। इसके लिए पूर्व लग्नक जो होगा, चाहे वो आपका 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री, इसके लिए पूर्व लग्नक जो काम में लिया जाएगा वो लिया जाएगा एमिनो। एमिनो शब्द काम में लेंगे और यदि इसको सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो हम लिख देंगे एमीन। कौन सा शब्द काम में लेंगे सफिक्स के रूप में? एमीन काम में लेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं 40 नंबर पे कौन सा क्रियात्मक समूह आएगा, तो वो होता है ईथर। ईथर ईथर के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं OR से, जबकि ऑक्सीजन जो है उसकी ये वाली वैलेंसी किसी और अन्य पेरेंट चेन से पूरी होती है, यानी कि मुख्य श्रृंखला से जुड़ा होगा ऑक्सीजन परमाणु। इसके लिए पूर्वलग्नक ही काम में लेते हैं, और वो पूर्वलग्नक क्या होता है? तो इसका होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम पड़ गया एल्कोक्सी। और इसका ये वाला नहीं होता है स्टूडेंट, यानी इसका सफिक्स यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि 15 नंबर पर कौन सा क्रियात्मक समूह आता है। पंद्रह नंबर पर जो क्रियात्मक समूह हम लिखने वाले हैं वो हमारा है एल्कीन। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, ये जो कंपाउंड होते हैं ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। और इनका यूज जो होता है किसी भी यौगिक में, इनका कोई पूर्वलग्नक तो होता भी नहीं है, इनका तो केवल अनुलग्नक ही होता है, और वो अनुलग्नक प्राथमिक अनुलग्नक के रूप में होता है। ये प्राथमिक द्वितीयक ये क्या होता है, इसको विस्तार से जानने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर, तो उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी हम केवल बात कर रहे हैं क्रियात्मक समूह की प्रियोरिटी टेबल। तो 15 नंबर पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा वो है एल्कीन। एल्कीन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4। मतलब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो जरूर होगा। इसके लिए ये वाला कोई वर्ड यूज होता ही नहीं है, और यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है ENE। 16 नंबर पर जो क्रियात्मक समूह आएगा वो होता है अल्काइन। अल्काइन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है कि यहां कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होगा, मे बी 2, मे बी 3। ट्रिपल बॉन्ड 2-3 कार्बनों के बीच में भी हो सकते हैं, बट एक ट्रिपल बॉन्ड तो अवश्य ही होगा। इसके लिए भी स्टूडेंट परफिक्स यूज नहीं होता है, और इसका सफिक्स आता है आयन, YLE, आयन, आयन यूज होता है। इसके बाद में बात करने वाले हैं कि 17 नंबर पर कौन सा क्रियात्मक समूह आता है। 17 नंबर पर कौन सा क्रियात्मक समूह आता है, तो वो हमारा है एल्केन। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्डेड होती हैं। तो 17 नंबर पर आ गया एल्केन। इसमें कार्बन कार्बन की ये जो सारी ही संयोजकता है वो सिंगल बॉन्डेड होती है, चाहे कितने भी कार्बन क्यों ना हो। इसका भी स्टूडेंट ये यूज नहीं होता है, और इसका यहां पर ये यूज होता है एन।
और इन सब का ये जो सफिक्स है, इसको हम कौन सा सफिक्स बोलते हैं? प्राथमिक अनुलग्नक बोलते हैं। हालांकि ये बात मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना भी साथ साथ याद रखिए कि एल्केन, एल्काइन और एल्केन, इन तीनों को हम केवल और केवल 1 डिग्री सफिक्स के रूप में लिखते हैं। 18 नंबर पर जो कंपाउंड यूज होने वाला है वो हमारा है, फंक्शनल ग्रुप जो आएगा वो होता है एजो फंक्शनल ग्रुप। एजो फंक्शनल ग्रुप में कई बार आपने ऐसे कंपाउंड देखे हो, तो 12th क्लास में तो कुछ कंपाउंड यूज होते हैं जिनमें एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहां पर एजो ग्रुप में क्या होता है? नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके लिए भी केवल और केवल प्रफिक्स ही यूज होता है, पूर्वलग्नक ही इसका यूज होता है, और वो पूर्वलग्नक क्या होता है? एजो, और ये इसका यूज नहीं होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 19 नंबर पर कौन सा जो है क्रियात्मक समूह आएगा। तो 19 नंबर पर जो क्रियात्मक समूह आता है वो हमारा होता है नाइट्रो। नाइट्रो क्रियात्मक समूह के लिए हम कुछ इस तरीके का फॉर्मूला देते हैं, NO2 ये लिखते हैं, और इसका प्रीफिक्स जो यूज होता है वो होता है नाइट्रो, और ये इसका भी यूज नहीं होता है। यानी आप ऐसे याद रखिए कि एल्केन के बाद में जितने भी जो आएंगे ना क्रियात्मक समूह, एल्केन के जो बाद में आएंगे उनका सफिक्स नहीं होता है, केवल प्रीफिक्स होता है। और एक जो था ऐसा और आया था 14 नंबर पर, ईथर का भी सफिक्स यूज नहीं होता है, प्रीफिक्स ही यूज होता है। 20 नंबर पर हम जिससे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं वो है नाइट्रोसो। नाइट्रोसो ग्रुप में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, NO लिखते हैं इसको, NO। हालांकि यहां पर पेरेंट चेन से नाइट्रोजन बॉन्डेड होता है तो इसको हम नाइट्रोसो बोलते हैं, और यहां पर इसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा? वही नाइट्रोसो यूज होगा, और ये वाला इसका नहीं आएगा। एंड सबसे लास्ट में जो आएगा वो कौन सा आएगा? हमारा हैलोजन आएगा। हैलोजन को हम क्या लिखते हैं? अक्ष लिखते हैं। अक्ष मतलब कोई हैलोजन परमाणु। यहां पर हैलोजन परमाणु क्या क्या हो सकता है? ये आपका हैलोजन परमाणु फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन परमाणु हो सकता है। इस तरीके से इन चारों में से कोई सा भी होगा तो वो हैलोजन होगा। और ये जो हैलोजन है ये पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा होगा। इसके लिए पूर्वलग्नक जो यूज लेते हैं वो होता है हैलो। फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आयोडो। इस तरीके से हैलो शब्द को यूज लेते हैं, और इसका भी ये कुछ नहीं होता है। इस तरीके से ये जो मैंने 21 फंक्शनल ग्रुप की जो आपको प्रायोरिटी की एक टेबल बताई है, इस टेबल को इसी सीक्वेंस में आपको याद कर लेना चाहिए। ये एक बार में याद नहीं होगी, बट आप अपने नोटबुक में 5 बार 10 बार इसको बिना देखे लिखते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अवश्य ही याद हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार याद हो जाएगी जैसे स्टार्टिंग में हम जब 6th क्लास में पढ़ते थे तो हमें एलिमेंट्स के नाम पता नहीं थे, लेकिन आज जब आप 11th और 12th में हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट कौन सा होता है, हीलियम कौन सा होता है, ये आप बता सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने काफी बार रिवाइज कर लिया है। तो यदि आप इस इंडेक्स को भी रिवाइज करेंगे तो ये अवश्य ही याद होगी। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यदि आपको ये प्रायोरिटी टेबल याद नहीं हुई तो आप फिर ये भूल जाइए कि आप IUPAC का पार्ट पूरा कर पाएंगे, मतलब नोमेनक्लेचर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये इंडेक्स मस्ट है।